नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज किया है। इस योजना से प्रदेश की 20 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किया गया है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में सूबे के 10 जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर शामिल है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के अभाव में इस लाभ से वंचित रहे हैं। इससे पहले बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि पहले गैस के लिए लाइन में लगे लोगों पर लाठियां बरसती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना ने लोगों को लाभान्वित किया है। तो यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। बेहद खास ये योजना जिसमें तमाम लाभार्थियों का ऐसा वर्ग जो कि पते के अभाव में या अन्य जरूरी दस्तावेजों के अभाव में वो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, वो भी इस योजना की लाभ की कैटेगरी में आ जाएंगे। रायबरेली में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण करने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकार का बखान किया। साथ ही नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार को अव्वल बताया। रायबरेली में दर्जनों उद्योग और फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि रायबरेली में कोई उद्योग और फैक्ट्री बंद नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम यात्रा में सपा के लोगों का ना शामिल होना, इस पर डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए बोला कि वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, अपनी जब हार सुनिश्चित देखते हैं विपक्ष के लोग, वो कोई भी दुष्प्रचार से पीछे नहीं हटते। उनको हार स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, दोनों उपचुनाव में हारे, एमएलसी के चुनाव में हारे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में हारे। अब भविष्य की हार उनके सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए कोई भी बहाना लेके किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। उनके आरोपों का कोई आधार नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं। ऐसे में जाति को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बार जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला हुआ है, जबकि जातिगत जनगणना की कभी पक्षधर रही भारतीय जनता पार्टी अब इससे बच रही है। ऐसे में क्या है इसके पीछे की वजह और आखिरकार सरकार को ये सब क्यों लग रहा है टेढ़ी खीर? अगर आपको ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए हैं, वैसे ही 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूपी में जाति है कि जाति ही नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूपी में जाति के ट्रम्प कार्ड का हो हल्ला मचा हुआ है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। सूबे में विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये दोनों ही शुरू से जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर यूपी चुनाव से ऐन पहले ये मांग तेज हो गई। स्टेट्स को ये राइट दिया गया है कि वो ओबीसी में जातियों को शामिल करें। जब उनको ये राइट दिया गया है तो वो किस आधार पे करें? हमारे पास उनकी जनगणना की तो सूची है नहीं, कौन कितना ओबीसी कहां पर है। उन ओबीसी
कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कोई आधार तो होगा नहीं होगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले और कितना मिले। तो जातिगत जनसंख्या होना बहुत जरूरी है देश आगे के लिए। देश में जो भी प्रोग्राम बनाने हैं, जो भी नीतियां तय करनी है, किस जाति को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। इसीलिए तो डिमांड की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने जातीय जनगणना की मांग की है। एसटी हसन के अलावा सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक वंचित समाज जो आज आजादी के 75 साल में वंचित है उसको हिस्सा नहीं मिल सकता है। इस नाते हमने भी पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिख करके भेज दिया है और सभी लोगों का दबाव है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि जातिवार जनगणना हो। इसमें प्रधानमंत्री जी अपने को पिछड़ों का नेता कहते हैं, तो अगर वो पिछड़ों के नेता हैं तो पिछड़ों के हितैषी हैं, तो जातिवार जनगणना सबकी करा दें। राजभर लगातार बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकसभा में हमने बिल पास किया है, राज्यों को अधिकार दिया है और हम जातिवार जनगणना समय आने पर कराएंगे। कौशल किशोर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और सपा को 2022 में हार का डर सता रहा है। ये पहले भी हारे हैं और जो सीटें बची हैं वो भी हार जाएंगे, इसीलिए ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी गठबंधन में शामिल कई नेता इसकी मांग कर चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल अनुप्रिया पटेल भी खुले मन से जातीय जनगणना की मांग कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओबीसी के लिस्ट पर बीजेपी को कोई गुरेज नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना से परहेज क्यों है? इससे पहले बीजेपी इसके समर्थन में थी। आखिरकार बीजेपी का रुख अब क्यों तब्दील हो गया? तब जो पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में इतनी मुखर थी, उसी पार्टी की सरकार न सिर्फ जातिगत जनगणना से इनकार कर रही है, बल्कि 2011 में जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है और जातियों की नए सिरे से गिनती की गई, उसके आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। आखिरकार क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ दूसरे सवालों के जवाब तलाशने होंगे। क्या ओबीसी जातियों के हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है? जिस बीजेपी ने ओबीसी जातियों की राजनीति को नई धार देकर सत्ता के कई जिताऊ फॉर्मूले तैयार किए हैं, उसमें सेंध लगने की संभावना है। जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के असर को संभाल पाना सरकार को टेढ़ी खीर लग रहा है। संसद से सड़क तक, सड़क से कोर्ट तक, क्या सरकार के सामने आरक्षण का नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा? बीजेपी ऐसे कई सवालों से बचना चाहती है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। ऐसे में यूपी चुनाव से आने पहले एक बार फिर प्रदेश में जाति की राजनीति शुरू हो गई है। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं इसका क्षेत्र भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कोलारा कला देवरी के बाद अब गढ़ी जहान सिंह से भी मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर कल 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया, तो वहीं आज एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों का आरोप कि शराब पीने से युवक की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ एक युवक की शराब पीने से उसकी आंख की रोशनी चली गई है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। एक ताजगंज क्षेत्र से है, एक यहाँ इस गांव से है और तीसरा शमशाबाद की कुछ जानकारी मिली है। तो यहाँ हम लोगों ने आईजी साहब ने डीएम साहब ने सभी आए हैं, लोगों से बातचीत करना है, अधिकारियों, एक्साइज विभाग के अधिकारी, थाने के लोगों से सबसे बात की है और भी जगह जाएंगे और इस बात से बात कर रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई करना बताया। तो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे
ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत की खबर के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान 34 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया युवक अपने घर के पास एक खाली प्लॉट में अवैध कच्ची शराब की तस्करी किया करता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? अमूमन ऐसा ही होता है कि जब मामले सामने आने लगते हैं, मौतें होने लगती हैं, तब जाकर के महकमा जागता है और छापेमार कार्रवाई होती है। अब पूछा बता दें कि आगरा में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2015 के दौरान लगभग 1 दर्जन के आसपास मौतें हुई थी और वो देहात क्षेत्र था जहाँ पर ये सारी मौतें हुई। उसके अंदर भी खाना कूटी की गई। सिर्फ आबकारी विभाग के कुछ सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और जो आबकारी निरीक्षक है उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और इस बार भी रक्षाबंधन के दिन कुछ लोगों ने शराब पी। उसके बाद लगातार ये मामले आते गए। अभी तक कुलारा कला में सबसे पहले मामले आए, वहाँ पर 3 मौतें हुई। उसके बाद जो उपचार के दौरान गाँव देवी है, यहीं पर क्या मैं खड़ा हुआ हूँ, जिससे तो पूरी बड़ी गाँव देवी है। आज एडीजी मंडायक आईटी जिलाधिकारी और एसएसपी वहाँ पर लगातार निगरानी रखाए हुए हैं। वहाँ पर भी 4 की मौत हुई है और आज एक नया गाँव आया है जिसका नाम है जहान सिंह, जो कि शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और लगातार ऐसी मामले आगरा में पहले भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है पूजा जो जब भी मौतें होती हैं, ऐसे मामले आते हैं, चाहे वो अलीगढ़ का मामला हो या आगरा मामला हो, पूछ और उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, पूछ तभी दबकती है जब लोगों की मौत हो जाती है। प्रशासन तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। इससे पूर्व में बात करें तो उस दौरान भी यहाँ पर यही मामला हुआ था। 6 लोगों की मौत के बाद आगरा प्रशासन और प्रशासन जागा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से बहुत देरी के बाद प्रशासन जागा है और अब कार्रवाई चल रही है, छापेमार कार्रवाई। इसको लीपा पोती की कार्रवाई भी कह सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जहां ब्राह्मण सम्मेलन के 4थे चरण की तरफ आगे बढ़ रही है, इसकी शुरुआत करने जा रही है। जो चित्रकूट से इसकी शुरुआत होगी, 26 तारीख को शुरुआत होनी है, यानी कि कल से 30 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि बसपा का ये प्रबुद्ध सम्मेलन बुंदेलखंड के सभी जिलों के अलावा गोंडा, बहराइच में भी आयोजित किया जाएगा। पैगंबर की पत्नी का फोटो शेयर करने पर सपा के जिला उपाध्यक्ष रामवीर सिंह कश्यप को आपको बता दें कि उसहैद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उनका शांति भंग की धारा 151 में एक चालान काटा गया। हालांकि उन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत मिलने पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए रामवीर कश्यप को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अस्थि कलश, इस पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ब्रांडिंग प्रमोशन की कंपनी होना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा था। हम समाजवादी लोग दिल से जुड़ते हैं, वोट के लिए भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। ये मार्केटिंग इवेंट में नेशनल इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए। यही आदरणीय कल्याण सिंह जी थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से निकाल दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी और उनका सम्मान दिलाया था समाज के अंदर में। और आज उनके ऊपर राजनीति करनी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समाजवादी लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए राजनीति नहीं करते भावनाओं के साथ। अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार से सरकारी सुरक्षा की मांग करी है। उन्होंने एसीएस होम सहित कई अफसरों को लिखे पत्र में साफ तौर पर कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 21 अगस्त को गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन एसीपी गोमती नगर ने उन्हें रोककर लिखित रूप से बताया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा है, जिसको देखते हुए वो कहीं बाहर नहीं जा सकते।
इसके बाद उनके आवास पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। अमिताभ ने कहा कि ये एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, जहां मात्र 2 दिन बाद ही उनकी पूरी सुरक्षा हटा ली गई। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेप पीड़िता के आत्मदाह की कोशिश के मामले में गठित जांच समिति ने अमिताभ ठाकुर को आज तलब किया था। आपको बता दूं कि इस मामले में अमिताभ ठाकुर पर रेप आरोपित बीएसपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप है। वहीं अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने शासन को पत्र लिखकर मामले की जानकारी मांगी है ताकि मैं इस संबंध में अपना पक्ष रख सकूं। आगे कहा कि जब से मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अब इस पर ही विवाद हो गया है, जिसके बाद शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अपने वाइस चांसलर का विरोध किया। दरअसल 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त किया था। इस शोक पत्र के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें इस शोक संवेदना की निंदा की गई है, जिसके बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी और 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी शकील हैदर को जल्द ही ईओडब्ल्यू रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने की ईओडब्ल्यू ने तैयारी कर ली है। शकील हैदर के खिलाफ अमेठी में दर्ज केस की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से की जा रही थी। इसके अलावा पुलिस अब उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि शकील हैदर ने अपनी कंपनी हिंद कंक्रीट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से संचालित करते हुए कंपनी पर अमेठी में साल 2013 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ठेका लिया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल जीवन मिशन योजना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ते हुए प्रदर्शन किया। तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर। तासीर सूबे की समझिए। लखनऊ, बरेली, ललितपुर, संभल और मैनपुरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हंगामेदार रही। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। वहीं रोजगार और श्रम विभाग से जुड़े सवालों पर मनोज रावत और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच गुरु चेले को लेकर बहस हो गई। उन्होंने बताया जा रहा है सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक संजय गुप्ता का मोबाइल जब्त कर लिया। संजय गुप्ता सदन में फोन पर बात कर रहे थे। आपको बता दें मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में 6 विधेयक पेश किए गए थे, जिन पर आज चर्चा भी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा करी। सीएम धामी ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। 17% की बढ़ोतरी की गई है। जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक और 1 जनवरी 2020 के स्तर पर उसको फ्रीज कर दिया था और 30 जून 2021 को केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा हमने महंगाई भत्ता 27% जो था फ्रीज कर दिया था यहाँ पे। अब चूंकि केंद्र सरकार ने जुलाई माह से 28% 11% बढ़ोतरी कर इसको 28% कर दिया है। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से देय होगा। उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम जो है 11% बढ़ाते हुए 28% करेंगे। इससे जो है लगभग 1,60,000। इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। देहरादून से हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आज प्रदेशवासियों में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिला है, साथ में हंगामा भी देखने को मिला। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन है और जिस तरह से सुबह 11 के किया गया था, लेकिन
से सुचारू रूप में चल रहा है। हालांकि सत्र के भीतर सदन के लेकर जो तमाम सवाल जवाब होते हैं उसमें गहमा गहमी भी नजर आई। कई बार विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आया, लेकिन प्रश्नकाल पूरी तरह से सुचारू रहा और कई मुद्दों पर यहाँ पर सरकार पक्ष जो विपक्ष के बीच में है कई आनाकानी या नोकझोंक भी होती हुई नजर आई है। तो तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क अजीत से बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा सदन की एक गरिमा होती है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में सदन की गरिमा को तार तार करने का आरोप सत्ता पक्ष के विधायकों पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लगाया। नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि सदन में जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो सभी उसमें शामिल होने चाहिए, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान उठे कई जनहित के विषयों पर सत्ता पक्ष के विधायक बीच बीच में बोलने का काम कर रहे थे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं बोल रहा था जिससे लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का काम जो है सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। कहा कि ये सदन गरिमा को बनाए रखने का दायित्व सत्ता है और पुलिस ग्रेड पे अगर हम इस तरीके का आचरण करेंगे तो पुलिस के लोग देख रहे होंगे और प्रदेश के लोग देख रहे होंगे। तो उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में मौसम खराब होने के चलते शहर को जोड़ने वाला मार्ग प्रभावित हुआ है। देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के चलते जो सहस्त्रधारा का रास्ता है वो कट चुका है। शहरी क्षेत्र से तस्वीरें भी आप देख पा रही हैं, तस्वीरें भयावह हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा की तरफ जाने वाला ये सड़क मार्ग है जो कि मूसलाधार बारिश की वजह से बहता हुआ नजर आया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।